हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रीडिंग में। स्टूडेंट, अभी तक हमने लेसन 1 कंप्लीट कर लिया है, जिसके अंतर्गत आपको 4 लेक्चर मिल जाएगा। तो आज हम शुरू कर रहे हैं लेसन नंबर 2। इसके अंतर्गत आपको पढ़ना होगा भारत के भौतिक प्रदेश। हम आपको थोड़ा सा रिकेप कराएंगे, पीछे कौन सा टॉपिक कंप्लीट कर दिया है उसके बारे में थोड़ा सा हम आपको पीछे दिखाना चाहेंगे, क्या क्या हमने पढ़ लिया है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे भारत के भौतिक प्रदेश, जिसको प्रमुख रूप से 4 भागों में बांटा गया है। तो थोड़ा सा पीछे देखते हैं। तो अभी तक हमने देखा भारत का भूगोल में भारत का विश्व में स्थिति। इसके बाद हमने विथ फिगर के साथ ये पढ़ लिया है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा है, भारत का अक्षांशीय विस्तार। फिर पढ़ा हमने भारत का देशांतरीय विस्तार विथ फिगर के साथ। उसके बाद पढ़ा हमने भारत के पड़ोसी देश, इसको भी हमने कंप्लीट कर लिया है। आप इसको वीडियो में देख सकते। भारत के तटवर्ती राज्य कितने हैं, तो भारत के तटवर्ती राज्य 9 हैं। पूरब की तरफ 4 राज्य हैं और पश्चिम की तरफ 5 राज्य हैं, इसको भी हमने पढ़ लिया है। और भारत के जो पड़ोसी देशों के साथ सीमा लगता है, जैसे भारत में पाकिस्तान के मध्य कौन सी सीमा रेखा है, तो रेड क्लिफ। और भारत के प्रमुख चैनल एवं जल संधियां आप देख सकते हैं, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये पूरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और आपका ये लक्षद्वीप और ये मालदीव जो एक प्रमुख देश है, श्रीलंका, इन सभी के बीच में जो जल संधियां हैं उन सभी को अच्छे से कंप्लीट करा है और मैंने इसको ट्रिक से भी समझाया है। फिर हमने पढ़ा है भारत की भूगर्भिक संरचना, जिसके कारण जो है भारत में चार भौतिक हलचलों के कारण जो है भारत का स्वरूप कैसे निर्मित होता है। पहला था चरनियन हलचल, दूसरा था कैलिडोनियन हलचल, तीसरा था हर्सिनियन हलचल और चौथा था अल्पाइन हलचल। इसके बाद हमने देखा है कि भारत की स्थिति पहले कहाँ पर थी, तो स्टार्टिंग में प्रायद्वीपीय भारत का जो भाग था यही मूल भारत था। इसके बाद ये धीरे धीरे 4 हलचलों के कारण धीरे धीरे आकर जो है अंगारा लैंड से कैसे टकराता है। और भारत किसका भाग है, जो प्रायद्वीपीय भाग है, या गोंडवाना लैंड का भाग है। और ऊपर यूरेशिया का जो भाग था वो किसका, कौन सा भाग था, तो वो अंगारा लैंड था। तो अंगारा लैंड ऊपर और गोंडवाना लैंड नीचे आपस में टकराते हैं, तो इस स्वरूप को प्राप्त करता है जो वर्तमान में आपका भारत दिखाई देता है। फिर हमने पढ़ा था भूगर्भिक संरचना के आधार पर भारत का भौतिक प्रदेश। तो भूगर्भिक संरचना के आधार पर भारत के भौतिक प्रदेश कितने हैं, तो भारत के भौतिक प्रदेश हैं 3। कौन कौन से, प्रायद्वीपीय भारत यानी दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर का विशाल पर्वतमाला जो हिमालय भाग है, और उत्तर का विशाल मैदान जो कि गंगा और यमुना ब्रह्मपुत्र नदियों से बनाया गया है। ठीक है। तो प्रायद्वीपीय भारत में कितने प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो प्रायद्वीपीय भारत में 6 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। और इसके बाद हिमालय क्षेत्र में कौन सी चट्टान पाई जाती है, तो तृतीय क्रम की चट्टान। और जो उत्तर का विशाल मैदान है वहाँ पे कौन सी चट्टान पाई जाती है, तो चतुर्थ क्रम की चट्टान यानी क्वार्टरनरी क्रम की चट्टान पाई जाती है। इसके बाद हमने दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, उसके जो 6 चट्टानें थे उसको विस्तृत से पढ़ा है विथ फिगर के साथ। आप देख सकते हैं कि मैंने आपको बताया था कि भारत जो है मूल रूप से कहाँ पर पहले स्थित था, तो अफ्रीका महाद्वीप के पास। ये 4 हलचलों के कारण धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। आप देख सकते हैं मैंने सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया है। फिर इसके बाद हमने पढ़ा प्रायद्वीपीय पठार के बाद उत्तर का विशाल पर्वतमाला, जो कि पामेर के पठार से श्रृंखला जाती है, जो हिमालय पर्वत का श्रृंखला जाता है असम तक। असम, अरुणाचल प्रदेश, म्यांमार, इन सभी में जो फैला हुआ भाग है हिमालय का, इसके बारे में हमने पढ़ा। और लास्ट में हमने क्या पढ़ा इस टॉपिक का, उत्तर का विशाल पर्वतमाला जो कि चतुर्थ क्रम की चट्टान से निर्मित है, इसको भी हमने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। और लास्ट में हमने क्या पढ़ा है, जो उत्तर के विशाल मैदान को जो 4 प्रदेशों में बांटा गया है कौन कौन से, भाबर प्रदेश, तराई प्रदेश, बांगड़ प्रदेश और खादर प्रदेश, इन सभी को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। तो इस हिसाब से हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं आज लेसन 2। लेसन 2 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, भारत के भौतिक प्रदेश। भारत के भौतिक प्रदेश को 4 प्रमुख भागों में बांटा गया है, लेकिन उससे पहले आपको पता है कि हमें कुछ लिखना पड़ेगा, तो हमने लिख के ऑलरेडी रख रखा है। तो भारत क्या है, भारत विविधताओं का देश है, जिसमें संपूर्ण क्षेत्रफल पर मैदान कितने क्षेत्र पर विस्तृत है, तो मैदान विस्तृत है 43.4, कहीं कहीं पर 2 भी रहता है, तो 43.2 भी लिख सकते हैं। पठार कितने क्षेत्र पर विस्तृत है, तो पठार विस्तृत है 27.7% पर। पहाड़ियाँ कितने पर विस्तृत है, तो पहाड़ियाँ विस्तृत है 18.5% पर। यौम पर्वत कितने क्षेत्र पर विस्तृत है, तो पर्वत विस्तृत है 10.6% क्षेत्र पर पर्वत पाया जाता है। भारत के भौतिक प्रदेश को प्रमुख रूप से 4 भागों में बांटा गया है। भारत के भौतिक प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 प्रदेशों में बांटा गया है। हम अब देखते हैं उत्तर से दक्षिण की तरफ। ठीक है, ऐसे क्रम से याद रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो पहले नंबर पर क्या है, उत्तर का विशाल पर्वतमाला यानी हिमालय वाला भाग, उत्तर का विशाल
मैदान जो कि गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र नदियों से बनाया गया है। प्रायद्वीपीय पठार जो कि 6 प्रकार की चट्टानों से निर्मित है, मैंने आपको पढ़ा दिया है। उसके बाद तटवर्ती मैदान एवं जो द्वीपीय प्रदेश है यानी लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, आपसे पूछा जाता है कि प्रायद्वीपीय पठार इसकी लोकेशन क्या है, इसको मैं बता दूंगा, लेकिन एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा इन 4 भौतिक प्रदेशों में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है, तो यह है 16 लाख वर्ग किलोमीटर। किसका है, तो यह है प्रायद्वीपीय का। ठीक है, इन 4 भौतिक प्रदेशों में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है, तो प्रायद्वीपीय पठार का है। और कितने वर्ग किलोमीटर में यह फैला है प्रायद्वीपीय पठार, तो यह फैला है 16 लाख वर्ग किलोमीटर में। अब मैंने छोटा सा भारत का मैप बना के रखा है सिर्फ आपको समझाने के लिए, क्रम से समझाएंगे। मैंने बताया था भारत के भौतिक प्रदेश को 4 प्रमुख भागों में बांटा गया है, 4। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो हम नॉर्थ से आपको किसी भी मैप में देखेंगे तो नॉर्थ का जो हिस्सा होता है वो ऊपर होता है, जो साउथ का हिस्सा होता है वो नीचे होता है। ठीक है, तो नॉर्थ से साउथ के क्रम में हम इसका विस्तार देखेंगे। तो उत्तर का विशाल पर्वतमाला यानी कि जो यहाँ से निर्मित है आपका इस तरह से, ये आपका हिमालय वाला पोर्शन, ये आपका हो जाता है उत्तर का विशाल पर्वतमाला। तो ये पहला भाग हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या बताया, उत्तर का विशाल मैदान। तो उत्तर का विशाल मैदान मैंने पढ़ा दिया है, लेकिन अब यहाँ पे आपको हर एक पार्ट के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका उत्तर का विशाल मैदान, ये आपका दूसरा पार्ट हो जाएगा। मैं आपको निशान भी दिखा दे रहा हूँ। तो ये उत्तर का विशाल मैदान हो जाएगा। इसके बाद तीसरा भाग प्रायद्वीपीय पठार का जो तीसरा भाग है ये वाला भाग। ठीक सर, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा तीसरा पार्ट, जिसे क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय भारत का पठार। और चौथा पार्ट कौन सा हो जाएगा, चौथा पार्ट हो जाएगा आपका, एक सेकेंड मैं आपको पेन से समझा दूं। तो ये हो जाएगा तटवर्ती भाग जो है, जो आपका ये तटवर्ती भाग है, ये आपका तीसरा चौथा पार्ट हो जाता है। ठीक है, तो जो भारत के तटवर्ती राज्य हैं, तटवर्ती भाग है, इसको पढ़ेंगे। और साथ में जो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है और यहाँ पे लक्षद्वीप है, इन सभी को पढ़ने वाले हैं। तो आपका चौथा वाला भाग ये हो जाएगा तटवर्ती भाग और द्वीपीय प्रदेश, इन सभी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे नंबर 1 उत्तर का विशाल पर्वतमाला। तो पहला नंबर है उत्तर का विशाल पर्वतमाला। इसका विस्तार देखते हैं। तो इसका प्रारंभ कहाँ से होता है, इसका प्रारंभ सिंधु नदी, जो कि मैंने आपको बताया था पाकिस्तान के पास से बहती है। तो सिंधु नदी जो कि सबसे पश्चिमी भाग से होकर ब्रह्मपुत्र नदी जो कि पूर्व में है तक, इसका लगभग जो है 2500 किलोमीटर इसका विस्तार है। ठीक है, अभी हम आपको मैप से बताएंगे। पहले हम आपको बता दें, थोड़ा सा यहाँ पे मैं मैप बना दूँ। तो उत्तर का विशाल पर्वतमाला आप देखेंगे जो ऐसे करके ये भारत का भाग है। ठीक है, ये आपका उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश यहाँ तक, इसके बाद आपका ये सिक्किम और यहाँ पे आपका जो अरुणाचल प्रदेश वाला भाग है। तो क्या कह रहा है, यहाँ पे आपका सिंधु नदी बहता है और यहाँ पे आपका कौन सा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की इसकी लंबाई कितनी है, तो यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई है, तो इसका जो है ब्रह्मपुत्र से लेकर सिंधु नदी तक की लगभग लंबाई कितनी है, तो 2500 किलोमीटर है। इसको आप याद रखेंगे, 2500 किलोमीटर में जो है उत्तर का विशाल पर्वतमाला फैला हुआ है। ठीक, तो यहाँ तक इसका एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया। अब देखते हैं कि जो है ये 2500 किलोमीटर के अंदर जो है कितनी देशांतर रेखाएं पाई जाती हैं। तो देशांतर रेखाएं पाई जाती हैं 22 देशांतर रेखाओं का इसमें विस्तार है। देशांतर रेखाएं जो यहाँ से लेकर ऐसे करके होती हैं ना, जो खड़ी पाई होती है, इसी को देशांतर रेखा कहते हैं। तो ये सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र तक 22 देशांतर रेखाओं तक इसका विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है कि यह पर्वतीय क्षेत्र संपूर्ण विश्व में सबसे नवीनतम एवं ऊंची चोटियों वाली है। आपको पता होना चाहिए कि जो है विश्व में सबसे ऊंची चोटी और नवीनतम चोटियां जो है इसी हिमालय पर्वत में पाई जाती हैं, आपको पता है। तो यह पर्वतीय क्षेत्र संपूर्ण विश्व में सबसे नवीनतम एवं ऊंची चोटियों वाली है। एशिया में या एशिया की 6500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली 94 चोटियां हैं। एशिया महाद्वीप में 6500 मीटर से ऊंची कितनी चोटियां हैं, तो 94 चोटियां हैं, जिनमें से 92 चोटियां इसी भाग में स्थित हैं। तो 94 चोटियां पूरे एशिया महाद्वीप में पाई जाती हैं, 94 चोटी। ठीक है, तो 94 चोटी कहाँ पाई जाती है, पूरे एशिया महाद्वीप में। ठीक है, तो उनमें से 94 में से 92 चोटी जो है कहाँ पाई जाती है, इसी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। सिर्फ जो है 2 चोटियाँ एशिया के किसी अदर कंट्री में पाई जाती है, इतना आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट अब देख लेते हैं कि उत्तर पर्वतीय क्षेत्र को 4 प्रमुख समानांतर श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। तो उत्तर का जो पर्वतीय क्षेत्र है इसको
4 प्रमुख समानांतर श्रेणियों में बांटा जाता है। कौन कौन सी समांतर श्रेणी है उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। तो 4 प्रमुख श्रेणी है। उत्तर से दक्षिण निम्न है, मतलब हम उत्तर से नॉर्थ से साउथ की तरफ देखने वाले हैं। तो नॉर्थ से साउथ देखेंगे तो 4 प्रमुख श्रेणियां हैं। कौन कौन से हैं? तो पहला हो जाता है ट्रांस हिमालय या इसे परा हिमालय भी कहते हैं। दूसरा हो जाता है बृहद हिमालय या इसे हिमाद्री भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे 24 आवर या फिर कह सकते हैं कि 365 दिन यहाँ पे बर्फ जमा रहता है। नेक्स्ट है लघु या मध्य हिमालय, ये तीसरा हो जाता है। और चौथा कौन सा हो जाता है? तो शिवालिक हिमालय चौथा हो जाता है। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, जैसे कि ट्रांस या परा हिमालय किसका भाग है। तो मैंने बताया था आपको, आप वीडियो देख लेना। ये जो है अंगारा लैंड का भाग है, अंगारा लैंड का भाग है। इसे आप याद रखेंगे। और बृहद हिमालय क्यों प्रमुख? बृहद हिमालय को हिमाद्री भी कहते हैं, क्योंकि हिम मतलब होता है बर्फ। यह हिम से 24 आवर आच्छादित है, मतलब ढका रहता है, इसलिए बृहद हिमालय को हिमाद्री भी कहते हैं। मैंने यहाँ पे छोटा सा आपको समझाने के लिए मैप बना के रखा है। ये कौन सा पठार है? मैंने आपको बार बार बताया है, ये है पामीर का पठार। पामीर के पठार से जो है 4 श्रृंखलाएं निकलती हैं। जैसा मैंने आपको बताया है, ये वाला श्रृंखला जो है ये आपका हो जाता है ट्रांस हिमालय। उसके नीचे कौन सी श्रृंखला जाती है? तो ये जाता है बृहद हिमालय। उसके नीचे कौन सी है? नॉर्थ से साउथ चल रहे हैं हम, तो बृहद हिमालय के बाद लघु हिमालय या इसे मध्य हिमालय भी कहते हैं। और सबसे लास्ट में कौन सी हिमालय है? हिमालय की श्रृंखला है, तो ये है आपका शिवालिक हिमालय। ठीक है, तो अब हम इन्हीं 4 भागों के, जो उत्तर पर्वतीय क्षेत्र के 4 भाग हैं, अब हम इन्हीं चारों भागों को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रांस या परा हिमालय के बारे में। आप देख सकते हैं मैंने फिगर से अच्छे से सबको एक्सप्लेन कर रखा है, आपको समझ में आ जाएगा। तो पहला पढ़ते हैं ट्रांस या परा हिमालय। तो मैंने सबसे पहले आपको क्या करना है, भारत का एक मैप बना के रखना है। और कितना मैप बनाना है? बस आपको इतना सा मैप बनाना है। यहाँ से मतलब आप चाहे तो यहाँ से भी बना सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप राजस्थान से लेकर आप पश्चिम बंगाल तक का मैप बना लेंगे, मतलब नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो हैं, और इसके बाद उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, इन सभी का मैप आपको बना लेना है। तो भारत के उत्तरी जो पर्वतीय क्षेत्र है उनको पढ़ने के लिए आपको इतना ही मैप की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो मैंने क्या बताया था कि भारत के जो ये 4 श्रेणी निर्मित हैं, ये किस पठार से निकलती हैं? तो ये चारों पठार से निकलती हैं। इस पठार का क्या नाम है? पामीर का पठार। मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो यह है पामीर के पठार। पामीर का पठार को क्या कहते हैं? इसे विश्व की छत कहते हैं, क्योंकि ये सबसे ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए इसे विश्व की छत कहते हैं। यहीं से जो है 4 श्रेणियां निकलती हैं, लेकिन हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं ट्रांस या परा हिमालय के बारे में, तो हमने 4 श्रेणी नहीं बनाई है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे सिर्फ ट्रांस या परा हिमालय के बारे में। तो यहाँ से जो श्रृंखला निकलती है, ये वाली श्रृंखला जाकर कहाँ तक टकराती है, किस पठार के पास जाकर मतलब खत्म हो जाती है? तो यह खत्म होती है तिब्बत के पठार तक। पामीर के पठार से निकल के तिब्बत के पठार तक कौन सी श्रृंखला जाती है? तो यह जाती है ट्रांस हिमालय, जिसे परा हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, तो तिब्बत का पठार इसे क्या कहा जाता है? तो तिब्बत के पठार को कहा जाता है विश्व का सबसे बड़ा पठार। मैंने मैप में भी बनाया है। पामीर का पठार थोड़ा छोटा है, लेकिन यह सबसे ऊंचाई पर होने के कारण इसे विश्व की छत कहते हैं। और तिब्बत का पठार ये सबसे बड़ा, यह विश्व का सबसे बड़ा पठार है। मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। इसके बाद अब देखते हैं, यहाँ से जो श्रृंखला जाती है पामीर के पठार से तिब्बत के पठार तक, इसे ट्रांस हिमालय कहते हैं। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ट्रांस हिमालय मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, यह गोंडवाना लैंड का भाग है। ट्रांस हिमालय में जो है संपूर्ण श्रृंखला वनस्पति विहीन है। मैंने आपको बताया यहाँ पे 24 आवर बर्फ रहता है, इसलिए यहाँ पे कोई भी वनस्पतियाँ नहीं पाई जाती हैं। यह क्षेत्र वनस्पति विहीन है। और ट्रांस हिमालय का सर्वोच्च बिंदु कौन सा है? तो ट्रांस हिमालय का सबसे प्रमुख बिंदु यानी सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा है? K2, जिसे आप क्या कहते हैं? गाडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। गाडविन ऑस्टिन की ऊंचाई कितनी है? तो मीटर में पूछा जाए तो इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। ये भी आप याद रखेंगे। तो ट्रांस हिमालय से महत्वपूर्ण बिंदु आपने देख लिया। और ट्रांस हिमालय जो है किसका भाग है? तो यह यूरेशिया का भाग है। यूरेशिया का भाग जो है ट्रांस हिमालय है। बाकी के बृहद हिमालय, लघु हिमालय या शिवालिक हिमालय, ये किसके भाग हो जाएंगे? अंगारा लैंड के। ठीक है, ये किसके भाग हो जाएंगे? अंगारा लैंड के। इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, एक बार फिर से आपको बता दें, ट्रांस हिमालय की विशेषता क्या है? यह गोंडवाना लैंड का भाग है, यूरेशिया का भाग है, और ट्रांस हिमालय में वनस्पति विहीन भाग है। और यहाँ पे सबसे सर्वोच्च बिंदु कौन सा है? K2 गाडविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर।
अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ से एक श्रृंखला निकलती है, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे जब हम विश्व का भूगोल पढ़ेंगे, जब चीन के संदर्भ में बात होगी तब हम क्युनलून श्रेणी की बात करेंगे। ठीक है, अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। बस याद रखना ये भी जो है कहाँ से निकलता है, ये भी पामीर के पठार से ही क्युनलून श्रेणी निकलती है। ठीक है, तो इसलिए अभी हम क्युनलून पठार के बारे में, क्युनलून श्रेणी के बारे में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसका विस्तार भारत में नहीं है। अब देखते हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय को मैंने बताया कि पामीर की पठार से तिब्बत की पठार तक जाती है और यहाँ तक जाने के लिए इसे जो है कितने भागों में बांटा गया, तो 4 भागों में बांटा गया। तो उत्तर से दक्षिण इसे जो है कितने भागों में बांटा गया, तो 4 भागों में इसे बांटा गया है। ठीक है, तो मैं इसको 4 भागों में बांट दे रहा हूँ। 3 पाई आप खींचेंगे तो इनके बीच में 4 टुकड़े हो जाएंगे, 1 2 3 और 4। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय को उत्तर से दक्षिण कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 भागों में बांटा गया है, यानी विभाजित किया गया है। पहला कौन सा श्रेणी है, तो पहला हो जाता है काराकोरम श्रेणी, दूसरा लद्दाख श्रेणी, तीसरा जास्कर श्रेणी और चौथा कैलाश श्रेणी। तो आपसे पूछा जाता है कि इन श्रेणियों का विस्तार बताएं उत्तर से दक्षिण। तो इसके लिए ट्रिक होता है, इसको ट्रिक मैं लिख देता हूँ वीडियो पॉज करके। तो मैंने वीडियो पॉज करके इसका ट्रिक लिख दिया है। इसका ट्रिक हो जाता है, ये ट्रिक हो गया कल जा कैलाश, का से हो जाएगा काराकोरम, ला से हो जाएगा लद्दाख, जा से हो जाएगा जास्कर और कैलाश से हो जाएगा कैलाश श्रेणी। ठीक, तो आप याद रखना। तो ट्रांस हिमालय की ये 4 प्रमुख श्रेणियां हैं, इसको आप याद रखेंगे, ट्रिक से याद रखेंगे। तो इसका ट्रिक हो जाएगा नॉर्थ से साउथ, इसका ट्रिक हो जाएगा। ठीक है, कलजा कैलाश। तो देखते हैं काराकोरम जो ऊपर की श्रेणी है, यहाँ पर ये वाला भाग है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो जिसे काराकोरम कहते हैं, तो काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी मैंने आपको बताया था, जो काराकोरम में सबसे ऊंची चोटी है वही परा हिमालय या ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, K2। यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो यह K2 है। लेकिन यह कहाँ पर स्थित है, यह POK में स्थित है। POK मतलब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में K2 स्थित है, इसलिए यह पूर्ण रूप से अभी भारत के अधिकार में नहीं है। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपको जवाब देना है K2 या गाडविन ऑस्टिन। इसकी ऊंचाई मैंने आपको यहाँ पे लिख रखी है 8611 मीटर। यह पूरे ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है और किस श्रेणी में स्थित है, तो काराकोरम श्रेणी में स्थित है। नेक्स्ट अब आपको बता दें कि काराकोरम श्रेणी में हिमनद भी स्थित है। हिमनद मतलब जो ग्लेशियर होते हैं वो भी स्थित हैं। आपको बता दें कौन कौन से ग्लेशियर हैं, तो यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर है, बैफो है, बाल्टोरा है और हिस्पर है। ये 4 आपको महत्वपूर्ण हिमनद याद रखने हैं। तो आपका काराकोरम क्लियर हो गया, K2 श्रेणी इसमें स्थित है जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और हिमनद कौन कौन से हैं, सियाचिन, बैफो, बाल्टोरा, हिस्पर। अब देखते हैं लद्दाख श्रेणी के बारे में, जो लद्दाख की विशेषता उसके बारे में पढ़ लेते हैं। विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी, विश्व की सबसे तीव्र ढाल मतलब जो ये सब पर्वत हैं, मतलब काराकोरम श्रेणी में जो पर्वत हैं आपको इस तरह के मिल जाएंगे। ठीक है, इस तरह के पर्वत मिल जाएंगे। लेकिन वहीं पर लद्दाख श्रेणी में जो पर्वत स्थित हैं वो किस तरह के पर्वत हैं, इस तरह के पर्वत हैं। ठीक है, कि आप यहाँ से गिरे तो समझ लो सबसे ऊपर पहुँच जाएंगे, यहाँ से गिरने के बाद कोई चांस नहीं रहेगा, यहाँ पे जो है लुढ़कते लुढ़कते आएंगे। लेकिन लद्दाख श्रेणी पर अगर गिरेंगे तो ऊपर से डायरेक्ट ऊपर हो जाएंगे। विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है, जिसे क्या कहा जाता है, तो राकापोसी। राकापोसी ये सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है और किस श्रेणी में पाया जाता है, तो लद्दाख श्रेणी में। और राकापोसी की ऊंचाई कितनी है मीटर में, तो 7788 मीटर है। ये भी आप याद रखेंगे। जास्कर में इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है और कैलाश में भी कोई इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। तो आपको इस हिसाब से ट्रांस हिमालय के बारे में आपने पढ़ लिया। उत्तर का जो विशाल पर्वतमाला है उसका मैंने आज ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ा दिया। अब हम कल पढ़ेंगे बृहद हिमालय, बृहद हिमालय के बारे में, उसके बाद लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बारे में। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया। स्टूडेंट, अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट कर दें। जिन्होंने पीछे की वीडियो नहीं देखी है तो पीछे की वीडियो प्लेलिस्ट में सेव, आप वहां से उसको देख सकते हैं। और जिसका इसको PDF चाहिए, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के नीचे मैं अपना टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, आप वहां से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।